फ्रेंड्स हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मैं फीचर के बारे में आपको आगे में बताऊंगा, और आप लोगों के लिए एक और उसके अंदर में मैं सरप्राइज सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से सजेशन चाहिए कि क्या उसको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, कैसा रहेगा, वो एक फीचर है, उसके बारे में आप लोगों से सजेशन भी चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? गुरु रामदास जी के द्वारा, गुरु नानक जी के द्वारा, गुरु राम सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अब आप देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, कूका आंदोलन से रिलेटेड क्या आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन जो है आप लोगों की टीआरई में भी आया था ना? टीआरई के अंदर में भी आपका कूका आंदोलन। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 45th बीपीएससी में आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कूका आंदोलन कोई भी गुरु जो है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो सिखों के 10 गुरु है उनमें से नहीं, बल्कि गुरु राम सिंह जो थे उनके द्वारा आयोजित किया गया था। गुरु रामदास जो है ये एक वन ऑफ द गुरु है, ठीक है, आपके 10 गुरुओं में से। ठीक है, गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु। ठीक है, गुरु राम सिंह करके एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग फ्रेंड्स। बढ़िया सा इन्फोग्राफिक, ये इन्फोग्राफिक आप कितने बच्चे हैं जो एप्लीकेशन में ऑलरेडी है, जो एआई वाली जो बैच है आपकी, ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों के लिए डाल दिया है। इवन एडीओ के अंदर में भी अब हम लोगों ने डालना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग प्लीज इसका इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए आप लोग इसको। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करूं अगर मैं आप लोगों से फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर इसके, ठीक है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर में कि इसका पंजाब में जो ब्रिटिश प्रशासन है आपका, ठीक है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, नए तरीके का आंदोलन था ये, राजनीतिक और धार्मिक दोनों कोणों पर आधारित था। ठीक है, राजनीतिक भी था और धार्मिक भी था। धार्मिक चीजों के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सुधार करने के लिए ये लोगों ने कोशिश की। बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की कोशिश की तो ये राजनीतिक आंदोलन भी बन गया। ठीक है, तो कूका आंदोलन जो है रामधारी की कुकास के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बाद में जो है फ्रेंड्स इसको कूक जो है हाई पिच्ड वॉइस बन गई यहाँ पर में इसकी। ओके, चलिए ना आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर में बाबा राम सिंह जो है उनको पकड़ लिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इनको बाहर पकड़ के कहां पर में भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि ग्रीष्म के पूर्व मानसून वर्षा जो होती है वो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे किस रूप में जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक मैं पूरी की पूरी जो है मैप के थ्रू बताता हूँ। आप लोग प्लीज इसके अंदर में सारे के सारे आंसर्स करते रहेंगे सभी बच्चे। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से कर्नाटक और केरल के इलाके के अंदर में, तो इसको जो है मैंगो शावर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटक और केरल वाले इलाके में। ठीक है, और अगर केवल केरल बोला जाता आप लोगों से तो उसको ब्लॉसम शावर बोला जाता। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं अपने जो है नैनो को थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, यहां पर मैं अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक चीज, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर में। अगर आपसे कर्नाटक पूछा जाए केवल, या केरल प्लस कर्नाटक बोला जाए, तो आप क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ मुझे, हर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में आना चाहिए। अगर कर्नाटक प्लस केरल बोला जाए तो मैंगो शावर, और केवल केरल बोला जाए आपसे, केवल केरल आ जाए, केरल या तमिलनाडु वाला जो थोड़ा सा पार्ट लगता है वो, वहां पर में ब्लॉसम शावर।
सभी बच्चे एकदम फटाफट कर्नाटक प्लस केरल या केवल कर्नाटक, ठीक है, तो मैंगो शावर। और अगर केवल केरल बोला जाए तो ब्लॉसम शावर। सभी ने लिख दिया क्या? मेरे को पहले ये नहीं, मेरे को ऐसे मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर चाहिए ही नहीं। आप मेरे को चाहिए आप लोगों से नाम के साथ में, राज्यों के नाम के साथ में। मेरे को आपका पेपर क्लियर करवाना है, मेरे को आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी ही है यहाँ पर, मैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो कर्नाटक प्लस केरल लिखो मैंगो शावर, ठीक है, और केवल केरल आया तो ब्लॉसम शावर लिख देना। लेकिन फ्रेंड्स एक यहाँ पर में एक और चीज होती है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों से अगर मान लीजिए कि कभी पूछ लिया जाए कि बारदोली छेरिया छेरा या बारदोली छेरा या काल बैसाखी कहां पर में होता है, तो देखो बारदोली छेरा की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये बारदोली छेरा जो है आप लोगों को याद रखना है असम वाले साइड के अंदर में, ठीक है। और अगर आप लोगों से काल बैसाखी बोल दिया जाए, काल बैसाखी, तो ये होता है पश्चिम बंगाल वाले साइड में, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, ठीक है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो आप लोगों से यहाँ क्या पूछा गया था 68वीं बीपीएससी के अंदर में, अब ध्यान से समझिए आप सभी के सभी लोग, हर बच्चे ने कमेंट के अंदर में आंसर कराना है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बोला जाए, ठीक है, तो आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा कि बारदोली छेरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में और स्पेशली आसाम वाले एरिया में, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपसे बोल दिया जाए काल बैसाखी कहां पर में, तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल के अंदर में। अब ग्रीष्म के अंत में, मतलब कि आपके गर्मी के सीजन के बाद में, मानसून से थोड़ा सा पहले कुछ बारिश होती है केरल और कर्नाटक। अब देखो कर्नाटक आ गया भाई, खत्म हो गई बात यहाँ पर में। अगर केवल केरल होता तो ब्लॉसम शावर लगा देते, लेकिन यहाँ पर में कर्नाटक और केरल दोनों बोला है, तो मैंगो शावर आंसर होगा निर्विवाद रूप से। समझ में आया क्या? ये मेरे को बताओ, जितने बच्चों को समझ में आ गया हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी जल्दी से, जल्दी फास्ट, जितने भी बच्चे हैं फास्ट जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। समझ में आ गया? गुड। और ब्लॉसम शावर्स बोला होता अगर कि कहाँ का है, तो क्या लगाते आप लोग आंसर? अगर केवल मान लो इस क्वेश्चन को छोड़ो आप लोग, अगर केवल बोलता कि ब्लॉसम शावर्स जो है वो मानसून के पूर्व में होने वाली वर्षा है, ठीक है, कहां पर में होती है, तो क्या बोलोगे आप लोग? उसका आंसर क्या लगाओगे? केवल केरल, ठीक है, वहां पर में मोर देन वन ऑफ दी वगैरह वगैरह मत लगाना, ठीक है। केवल केरल वाला आंसर लगा के आ जाना आप लोगों ने। ओके, तो कर्नाटक केरल वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, वहां पर में आप लोगों की मैंगो शावर वाली वर्षा होती है मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों का एक क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी एएसओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। टीचिंग परीक्षा की टीम को एक बार आप धन्यवाद दे सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, आप लोग इस क्वेश्चन को ढूंढ के निकालने के लिए कि भाई देखो डी ट्रिपल एस बी के 2 मार्च 2026 के पेपर में, आप सोचिए इतना ज्यादा अपडेटेड, आप जाके चेक कर सकते हो, आप जाके चेक कर लीजिए, इतनी ज्यादा अपडेटेड टीम कि भाई आपके लिए लिखा है कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंगो शावर, आम्र वर्षा, क्या यहाँ पर मैं कहीं पे भी कर्नाटक दिया है? नहीं दिया है कर्नाटक, तो आंसर अकेला क्या हो जाएगा यहाँ पर में? केरल हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक तो दिया ही नहीं है। कर्नाटक और केरल दोनों में होती है। अब कितने लोगों का क्लियर हो गया डाउट, मुझे बता दीजिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैं मुसू जी बोल रहे हैं कि थैंक यू टीचिंग परीक्षा की टीम। काफी सारे बच्चे यहाँ पर मैं बोल रहे हैं टीचिंग परीक्षा की टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही फ्रेंड्स लक्ष्य जो है वो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि 46,000 प्लस सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से देने हैं। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ओके, सिंधु घाटी का हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये बीपीएससी के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन, इसी वजह से आप लोगों को बता रहा हूं कि हो सकता है ये आपकी किसी भी जीएस में पूछ ले, हो सकता है पीआरटी के अंदर में आ जाए आप लोगों से, 6 to 8 के अंदर में किसी भी जीएस के अंदर किसी में भी आ सकता है, 9-10 में आ सकता है जीएस में, 11-12 के जीएस में भी आ सकता है, कोई भी इसके अंदर में। तो इसको प्लीज आप सभी के सभी जो है याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो सिंधु घाटी का हुलास नामक जो जगह है, ठीक है, ये आप लोगों को फ्रेंड्स इनमें से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। हुलास नाम की जो जगह है ये आप लोगों को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अब आप लोगों को मैं यहां से इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए एक चीज यहाँ पर मैं कंफर्म करना क्लियर करना चाहता हूँ, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं? क्योंकि एग्जामिनर देख सकते हो, आपको मैंने लाइव डेमो दिखा दिया कि एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज, क्या आप सभी लोग यहां पर में मुझे एक चीज बताइए कि क्या आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए? तो टीचिंग परीक्षा का जो आप लोगों का टीपी टीचिंग टीपी टीआरई मेमोराइजर जो है आपका, आप लोगों के एप्लीकेशन में डाल दिया गया, प्लीज जो बच्चे हैं उसका इस्तेमाल करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। रोज हजारों बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और हमारी टीम को भी अच्छा लगता है कि यार जो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं, नए नए फीचर्स डेवलप कर रहे हैं, आप लोग उसको बहुत ही मजे से, ठीक है, खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हो आप लोग उसको, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे और भी है जो लोगों को अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग करिए, नहीं जमता है तो हमारी टीम से आप कनेक्ट करिए, वो आपको बताएंगी सिखाएंगी कि कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि पूरे 46,000 प्लस सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से होनी चाहिए, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना हम लोग करेंगे। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स ई या डी या ई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एआई के अंदर में मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो हुलास नाम की जगह जो है कहां पर में आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर में। सभी लोग लिख दो हुलास, सिंधु घाटी सभ्यता की जगह। ठीक है, हुलास। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आप देख सकते हो ये एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ था। ये टीचिंग परीक्षा के मेमोरा जो आपका ये है ना जो इंफोग्राफिक्स वाला सेक्शन, वहां पर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, हुलास नाम की जगह की बात करें, भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर में है ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर में कई छोटी छोटी बस्तियां मिली है आप लोगों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलग जो साइट्स है उनमें आप लोगों ने याद रखना है कि राखीगढ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। राखीगढ़ी कहां पर में है, सभी लोग मेरे को बताते जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अब आगे में एग्जाम में आपके। राखीगढ़ी कहां पर में है, मेरे बताने से पहले स्क्रीन पर देखकर जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे आप सभी लोग। राखीगढ़ी कहां पर में है, तो राखीगढ़ी जो है आप लोगों का फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा हरियाणा के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कालीबंगान मिल जाएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, लोथल कहां पर में, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो प्लीज याद रखना है गुजरात में। लोथल गुजरात में। धोलावीरा तीन भागों में विभाजित था, गुजरात के अंदर में है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक और चीज आप लोगों की, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष कहां पर में मिले हैं, तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष आपको मिले हैं सुरकोटदा। लिखो सभी लोग, सुरकोटदा नाम की जगह पे, सुरकोटदा, वो भी गुजरात के अंदर में ही लोकेटेड है। सुरकोटदा, जहां घोड़े की हड्डियों के अवशेष एक ही जगह है जहां पर में हमको मिले। ठीक है, चलिए, तो कालीबंगान कहां पर में आप लोग लिखोगे। ठीक है, राखीगढ़ी कहां पर में आप लोग लिखोगे। ठीक है, एटलीस्ट ये तीन तो लिखिए जल्दी से, मैं आपको सारे के सारे जो है वो एक एक करके याद करवाता चलूंगा एग्जाम के अंदर में आगे में। 1856 में, ठीक है, ठीक है, झारखंड के अंदर में, जो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, ऑब्वियस सी बात है। चलो, बात निकली है तो दूर तक जाएगी भाई। यहाँ पर मैं एक बार एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, बताओ मेरे को झारखंड और बिहार कब अलग अलग हुए थे, डेट बताया मुझे। ठीक है, जल्दी से, किस जिले में लुबिया मांझी और बैरू मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह जो है आपको पता है 1855-56 के समय में हुआ, अलग अलग इलाके में फैला हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली लुबिया मांझी और बैरू मांझी की, तो ये इन्होंने कहां पर में किया था इन्हें। ठीक है, चलिए, 15 नवंबर सन 2000 के अंदर में अलग हुआ था। बहुत बढ़िया, ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा, कितने सन 2000 में कितने नए राज्य बने थे, ये भी बताते जाओ आप लोग। सन 2000 में कितने राज्य बने थे, तो हजारीबाग जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने इसको याद रखना है आप लोगों ने कि लुबिया मांझी और बैरू मांझी के नेतृत्व में संथल विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथल विद्रोह को और कौन से नाम से जाना जाता है, प्लीज एक नाम और दे रहा हूं आपको, संथल विद्रोह को हूल नाम से भी जाना जाता है, प्लीज याद रखेंगे आप लोग। संथल विद्रोह को हूल रिबेलियन के नाम से भी या हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों वाला जो पूरा इलाका है, ठीक है, हजारीबाग और उसके आसपास के जो जिले हैं पूरे के पूरे, वहां पर में ये आंदोलन फैला हुआ था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू मांझी जो है इसके मेन नेता थे, लेकिन अलग अलग इलाकों में तो अलग अलग नेता थे ना, छोटे छोटे। अब प्रधानमंत्री अगर एक है कोई व्यक्ति, तो क्या वो पूरे देश का अलग अकेला नेता होता है क्या। छोटे छोटे अलग अलग इलाकों में अलग अलग सूबे है, अलग अलग राज्य है, उनके अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर उसके बाद में और छोटे छोटे लेवल पे, शहरों के लेवल के ऊपर में भी होते हैं अलग अलग नेता। तो जो हमारा 1855-56 में संथल रिबेलियन हुआ था, जिसको हूल रिबेलियन भी बोलते हैं, सिद्धू कान्हू मेन लीडर थे, लेकिन और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो राजमहल हिल्स के अलग अलग इलाकों के अंदर में फैले हुए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से थे आपके, ठीक है, ये दो लोग भी। ठीक है, लुबिया मांझी और बैरू मांझी, हजारीबाग के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो लगा दोगे आप लोग, लिख दो कमेंट के अंदर में ताकि याद हो जाए आपको। अच्छा, अब चलिए डीपीक्यू के बारे में बता देता हूँ। कितने लोगों को पता है डीपीक्यू के बारे में, हाथ ऊपर करके बता दो। आप लोगों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए एक नया फीचर डेवलप कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मेरे को आप लोगों से सलाह लेनी है, आप लोगों से, आप बताइएगा कि क्या वो सही रहेगा, क्या उसको जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, आप बताइएगा, आप लोगों से सजेशन चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे ना हम लोग इस डीपीक्यू में, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर में, हर रोज आप लोगों को एक जो आपको एक अकाउंट बन जाएगा उसमें, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में इसका। ओके, हर रोज आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चंस को आपने करना है और हर रोज करना है। डेली आपकी स्ट्रीक बनती जाएंगी, 1 2 3 4 डेली। और जो सबसे लंबी स्ट्रीक बना के रखेगा, मतलब स्ट्रीक का मतलब होता है लगातार निरंतरता बना के रखेगा, उसका लिस्ट बनती जाएंगी एक। ठीक है, लिस्ट बनती जाएंगी, जो सबसे लंबी लिस्ट वो बनाएगा। तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि यार चलो अपना नाम ऊपर लेकर आना है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन रखे, डेली उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद में अगर लगातार आप जो है फुल स्कोर करते हो,
3 दिन तक लगातार अगर आप फुल स्कोर करते हो, 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10, तो आपको मिलेगा टीपी किंग या टीपी क्वीन का बैच। आपका जो आपकी जो प्रोफाइल फोटो रहेंगी या जो भी आपका नाम अगर आपने लिख के रखा हुआ है वहां पर में, तो उसके ऊपर में टीपी किंग या टीपी क्वीन आ जाएगा, जो भी आप चाहते हो कि किंग मिले या क्वीन मिले। अब जितने लोग किंग चाहते हो वो किंग लिख देना वहां पर में, किंग चाहिए, जो लोग बोलेंगे क्वीन चाहिए तो क्वीन लिख देना। फिर आपने मान लो कि चौथे दिन भी किया तो आपके पास में आपका ताज बना रहेगा, आपका ताज आप ही के पास में रहेगा। ठीक है, 5वें दिन भी आपने किया, आपका ताज बना रहेगा। लेकिन अगर आपने मान लो कि 6वें दिन जो है वो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 9 ही लिख रहा है, आपका ताज जो है वो छीन लिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। फिर आपको आएगा गुस्सा, किसकी भैंस का अंडा। ठीक है, मैं वापस से कोशिश करूंगा। फिर आप क्या करोगे, वापस से 3 दिन तक जो है 10 में से 10 स्कोर करोगे, फिर से आपको टीपी किंग का राज मिल जाएगा। फिर आप लोग आएंगे यहाँ पर मैं चौड़ में एकदम कि लो मैं बन गया वापस से टीपी किंग। ठीक है, लड़कियां भी आएंगी, ठीक है, अपनी सहेली को बोलते हुए, बड़ी आई थी यहाँ पर मैं निक्कू, मेरे को बता रही थी कि मैं बनी हूँ टीपी क्वीन, टीपी क्वीन। ठीक है, ले मैं भी बन गई टीपी क्वीन। ठीक है, अन्नू तेको पता है वो ना निक्कू ऐसी ही है, एक बार क्या बन गई वो मेरे को बता रही है, मैं तो 2 बार टीपी क्वीन बनी हूँ। ठीक है, तो आपस में चलो इसी बहाने कम से कम पढ़ाई हो जाएंगी आप लोगों की। अब मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ, और ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को सबसे पहले ये बीपीएससी टीआरई 4 के कोर्स के अंदर में आपको मिलेगा, जो बीपीएससी टीआरई 4 के न्यू बैच में जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, टीआरई 4 के न्यू बैच में, तो जो लोग नहीं अपग्रेड नहीं हुए हैं वो लोग प्लीज अपग्रेड कर लीजिएगा उससे पहले ही, 5 तारीख से पहले। फिर उसके बाद में एईडीओ के अंदर में मिलेगा, ताकि पायलट प्रोजेक्ट कर लिया जाए, इसमें जो भी और चीजें इंप्रूव करनी है, नहीं लैपटॉप में नहीं वर्क पाएंगा, कर पाएंगा, मोबाइल में वर्क करेंगे ये आपके। ठीक है, उसके बाद में जो है इसको सीटेट वाली जो बैच है, सीटेट के लिए अलग से इसका सीटेट वाले क्वेश्चन आएंगे फिर उसमें। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ कि क्या हम इसको रैंडमाइज कर दे, कि हर बच्चे के रैंडम क्वेश्चंस आए, रैंडमली सिस्टम जनरेटेड, ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मीना कुमारी रुक जाओ बेटा। ठीक है, मीना कुमारी तुम जो होती मीना कुमारी, तो हम भी क्या होते पता नहीं, कौन मीना कुमारी का कौन था उसमें, नहीं पता चला, उनको भी नहीं पता, कोई तो थे। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा, ओके, धीरे धीरे चलो। तो ये 10 क्वेश्चन क्या है, रैंडम आने चाहिए या एक जैसे आने चाहिए? मेरी सलाह ये है कि हम इसको रैंडमाइज करते हैं, मतलब हर किसी को रैंडम क्वेश्चन आए, ओके, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए कि भाई तूने कर लिया एक मोबाइल में कर लिया, मैं टीपी किंग बनने के लिए वापस से कर ले, तो रैंडम क्वेश्चन सबके लिए, ओके, और वो घूम फिर के क्वेश्चन आए एकदम, है ना, ऐसा सही रहेगा। दूसरी चीज, अब एक और चीज देखिए आप लोग यहाँ पर में, हम इसमें क्या करने वाले हैं कि आपने मान लो कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें सोल्यूशन भी रहेगा। अब वो जो सोल्यूशन रहेगा, उस सोल्यूशन को आपने पूरा पढ़ना है। जो बच्चा पूरा सोल्यूशन पढ़ेगा, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे को मैं मोटिवेट करूं कि सोल्यूशन पढ़े। आप लोगों में से बहुत सारे जो है बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो सोल्यूशन नहीं पढ़ते, केवल पेपर दे देते हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन नहीं पढ़ते, जबकि सोल्यूशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए। तो सोल्यूशन जो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा जो है क्या करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन जो है, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद में आपके पास में आएगा एक फीचर, एक बटन कि लेट्स अटेम्प्ट 5 more क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सॉल्यूशन। वो 10 सॉल्यूशन के ऊपर में बेस्ड आप लोगों को 5 और क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन पर बेस्ड रहेंगे। इससे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर में ये पीके ऑनलाइन को जो है एक काम करिए, करते हैं यहाँ पर में इनको कर देते हैं बिल्कुल पीके टुन, वो हो गया पीके टुन यहाँ से। ठीक है, तो पीके है, तो अब वो टुन हो गए हैं अब। ठीक है, चलिए उनको टुन कर दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पर में जो है सॉल्यूशन के ऊपर में अब क्या रहेगा आप लोगों का, कि सॉल्यूशन के बाद में अब आप सॉल्यूशन पढ़ने के बाद में उसके ऊपर में बेस्ट क्वेश्चंस कर पाओगे। क्या ये चीज आप लोगों को करना चाहिए, ये वाला सॉल्यूशन पढ़ने के लिए? और ये जो 2 चीजें मैंने प्रपोज की, कितने बच्चे इसके पक्ष में हैं से आए? ठीक है, वोटिंग हो जाए, आप लोग हाथ ऊपर करके रख दीजिएगा कि रैंडम क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन जो पढ़ेगा उसको 5 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करने के लिए मिलेंगे, ताकि आप लोग सॉल्यूशन करें। पहले ये टीआरई 4 के बैच में रहेगा, फिर एडीओ में, फिर सीटेट में, ताकि ये रहे। और 5 तारीख से पहले जो बच्चे एनरोल कर चुके होंगे एप्लीकेशन में, उन लोगों को पहले मिलेगा ये। ठीक है, चलिए, चलिए गुड। बाकी जो है फ्रेंड्स, जो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप या आपका कोई भाई बहन या आपका दोस्त, उसको टारगेट सीटेट कूपन कोड का इस्तेमाल करने बोल दीजिएगा। केवल 24 घंटे के लिए ये वैलिड है आप लोगों का। ठीक है, आई थिंक 24 घंटे आज रात में 12 बजे खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल से ये चल रहा है, तो आप लोग उससे पहले पहले यहाँ पर में इसको कर लेंगे सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? ये आपका सीडीपीओ की एग्जाम में आया है 2018 में।
तो सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक कौन थे? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जमालुद्दीन अफगानी, जो है CF एंड्रयूज, मौलवी जकाउल्ला, ठीक है, शिबली नोमानी। अब आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने किसी में नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया आप लोगों का। कैसे? क्योंकि इसका आंसर था अकबर इलाहाबादी, ठीक है, अकबर इलाहाबादी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये सबसे ज्यादा कटु आलोचक इनके माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान के, क्योंकि ये जो है इनका झुकाव जो है थोड़ा सा जो है माना जाता था कि भाई ये धार्मिकता की तरफ में है, लेकिन जो सर सैयद अहमद खान थे ये आधुनिक विचारधारा के समर्थक थे। ये चाहते थे कि इस्लाम के अंदर में सुधार कार्यक्रम चलाया जाए, ठीक है। जैसे जो है कई सारे उस समय के जो लोग थे जो हिंदू धर्म के अंदर में सुधार आंदोलन कर रहे थे, ये चाहते थे कि इस्लाम धर्म के अंदर में सुधारवादी कार्रवाई की जाए, वैज्ञानिक तर्क जो है डेवलप किया जाए, वगैरह वगैरह, ये चाह रहे थे। लेकिन अकबर इलाहाबादी इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। तो सबसे बड़े कटु आलोचक जो अपने लेखों में और अलग अलग जगहों के ऊपर में जो आलोचना करते थे, वो थे अकबर इलाहाबादी सर सैयद अहमद खान के। सर सैयद अहमद खान के बारे में जो है फ्रेंड्स प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में जाकर कौन सी यूनिवर्सिटी बना, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। जल्दी से मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए, मुझे हर एक बच्चा बताएगा कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये जो है बाद में जाकर कौन सी यूनिवर्सिटी बना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद मत लगा के आना। आप देख सकते हो यहाँ पर में कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो बना बाद में जाकर 1919 के अंदर में, ठीक है। इसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनके सर सैयद अहमद खान के कटु आलोचक कौन थे? अकबर इलाहाबादी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना जो चाहता हूँ, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो यहाँ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों को। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864-65 में, 1864 से 65 के बीच में, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिसका मेन लक्ष्य था जो पूर्वी देशों के जो साइंटिफिक जो पुस्तकें हैं उनका भारतीय भाषाओं के अंदर में ट्रांसलेशन करना, स्पेशली उर्दू भाषा में, ताकि भारतीय लोगों को भी उस ज्ञान से परिचित करवाया जा सके। ध्यान से समझिएगा, 1864 भी आ सकता है, 1865 भी आ सकता है आप लोगों का लिखकर, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है भाई कि वो 64 में स्थापना की थी, 65 में रजिस्टर कराया था, इसी वजह से दोनों दोनों चीजें दी जाती है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, जो भी आ जाए। तो साइंटिफिक सोसाइटी का मेन मकसद क्या था जो सर सैयद अहमद खान ने की थी? जो पूर्वी देशों, जो पश्चिमी देशों की जो पुस्तकें हैं, उन उस ज्ञान को भारत में लाकर उसका ट्रांसलेशन कराना भारतीय भाषाओं में, कई सारी भारतीय भाषाओं में कराते थे, स्पेशली उर्दू भाषा के अंदर में, ठीक है, ताकि भारतीय लोगों को उसको पढ़ने में आसानी हो। बिल्कुल, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, याद रख लीजिएगा आप लोग पश्चिमी शिक्षा के लिए। नाउ, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताएंगे आप सभी। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी को मापने के लिए जो फ्रेंड्स आप लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हवा में कितनी नमी है, ठीक है, हवा में कितनी नमी है,
तो उससे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता क्या चलता है, आप लोग कभी अगर समुद्री किनारे कोई है कि यहाँ पर में जो समुद्र किनारे वाले एरिया में रहता है, कलकत्ता में, ठीक है, उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों के अंदर में, ठीक है, या मुंबई वाले साइड में, या कलकत्ता चेन्नई के साइड में, देखना आप चिपचिपाहट होती है ना हवा के अंदर में, या कभी आप घूमने भी जाओगे तो आप देखना चिपचिपाहट आपको मिलेगी। तो ये जो चिपचिपाहट होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, ठीक है, क्योंकि एक अलग सा जो है फील आता है, ठीक है, जब हवा के अंदर में नमी होती है, ठीक है। और हवा में नमी होना भी कई बार जरूरी होता है। अगर बहुत ज्यादा हवा में नमी जो है नहीं रही तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाथों में दरारें आ जाती। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ठंड के मौसम में जो है वो स्किन फटने लगती है, होठ फट जाते हैं, फिर आप लोग जो है बोरो प्लस पता नहीं क्या क्या लगाते हो, और क्या क्या लगाते हो आप लोग, है ना। तो वो जो आप लगाते हो बेसिकली वो क्या कर रहे हो, मॉइस्चराइज कर रहे हो उसको। वही मॉइस्चर जो कि अगर ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम देगा और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम देगा। तो विंटर के अंदर में आपको ठंड लग रही है लेकिन उस हवा के अंदर में नमी नहीं होती, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि विंटर वाली हवा में क्या नमी होती है, नहीं होती। हाँ, वैसलीन लगाते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ठीक है। ड्राई हो जाती है स्किन आप लोगों की, तो वो नमी की कमी की वजह से होती है कि वो जो हवा है वो ठंडी है लेकिन उसमें नमी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, दुनिया का सबसे जो है आप लोगों का सूखा रेगिस्तान कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान। ओके, तो दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आटाकामा रेगिस्तान है आप लोगों का। आटाकामा रेगिस्तान कौन से जो है महाद्वीप के अंदर में मिलेगा, ये भी बता देंगे कमेंट करके। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग। और जो बच्चे एईडीओ के मोस्ट अश्योर्ड वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आज आप लोगों की क्लास है, पता है ना आप सभी लोगों को कितने लोग हैं जो एईडीओ के अंदर में है, दक्षिण अमेरिका के अंदर में है, बिल्कुल आप लोगों का अटाकामा डेजर्ट। मोस्ट अश्योर्ड क्वेश्चन की आज क्लास है, जो बच्चे उसमें है एईडीओ वाले किसी भी बैच में, चाहे क्रैश कोर्स हो चाहे फुल कोर्स हो, किसी में भी हो, आप लोगों की आज मोस्ट अश्योर्ड वाली क्वेश्चन होंगी। और आज मैं आप लोगों को एक और टारगेट देने वाला हूँ मेमोराइजर टेस्ट का। आज मैं आप लोगों को सारे के सारे मेमोराइजर्स वहां पर मैं दिखा दूंगा, ये मेमोराइजर्स आप लोगों को करने हैं, और उसकी फिर मैं अगले दिन जो है उसकी मेमोराइजर की टेस्ट लूंगा आप लोगों की। मेमोराइजर टेस्ट लाइव वीडियो टेस्ट पेड एप्लीकेशन में एडीओ में, तो जो बच्चे हैं प्लीज जरूर आ जाना है आप लोगों ने। भारतीय योजना के वास्तुकार जो है वो फ्रेंड्स माना जाता है पीसी महालनोबिस को। पीसी महालनोबिस का हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है बता सकते हो क्या आप मुझे। पीसी महालनोबिस के बर्थडे के दिन जो है हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं ये भी बता दीजिएगा। इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी इनको कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक, या भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक, ठीक है। भारत में जो सेकंड नंबर की पंचवर्षीय योजना बनी थी वो इन्हीं के ऊपर में बनी थी, इन्हीं के मॉडल पर बनी थी, महालनोबिस मॉडल के ऊपर में। ओके, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग मुझे जो है आंसर करके बता दीजिए, सभी स्पीड में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? आप लोगों से अक्सर पूछते हैं महालनोबिस जो है उनका जन्म दिन कब आता है और उस दिन कौन सा वाला दिन मनाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं, इनके फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स किसको माना जाता है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से कि पीसी महालनोबिस का जन्मदिन और दिन कौन सा है, कौन सा वाला दिन उस दिन आता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा वाला सेक्शन है इंडियन पेनल कोड का जिसमें महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था चंपारण के अंदर में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर कर दिया फ्रेंड, 29 जून, बहुत बढ़िया। उस दिन जो है सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। 2007 में जो है हम लोगों ने मनाना स्टार्ट किया था उनके जन्मदिन पर। 29 जून को उनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है, और 28 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब अपना नेक्स्ट वाला बर्थडे नहीं मना पाए थे वो, एक दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी 28, ठीक है, जून 1972 को, 78 साल की उम्र में कलकत्ता में उनकी मृत्यु हो गई थी। कलकत्ता में ही जन्म हुआ था 29 जून को 1893 के अंदर में, और 28 जून 1972 को, ठीक है, 78 ईयर्स के थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, तो कौन सा वाला सेक्शन था जिसके अंदर में उनको अरेस्ट, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, तो धारा 188, ये याद रखना आप लोगों ने, जो अंग्रेजों ने लगाई थी। तो महात्मा गांधी को जो है 15 अप्रैल 1917 को चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में पहुंचे थे। तो गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे,
ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल को, ठीक है। गांधी जी को बोला गया है कि भाई आप जो है क्या करिए, चंपारण छोड़ दीजिए। तो गांधी जी को ये आदेश हुआ कि आप चंपारण जिला छोड़ दीजिए, 1917 की घटना है ये। तो गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कौन सी धारा है जिसके तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी ने मना कर दिया था कि वो छोड़ेंगे नहीं करके चंपारण को। तो उनको धारा 188 के तहत जो है इंडियन पिनल कोड की अरेस्ट कर लिया गया, और 18 अप्रैल को उनकी सुनवाई हुई थी, ठीक है। चलिए देखो, गांधी जी चंपारण जो है वैसे 10 अप्रैल को आए थे, लेकिन गांधी जी जो है आप लोगों ने ये याद रखना कि 15 अप्रैल को मुख्यालय पहुंचे थे, मोतिहारी पहुंचे थे। तो मोतिहारी कब पहुंचे ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। तो 15 अप्रैल गांधी जी को छोड़ने का आदेश, मतलब कि चंपारण जिला छोड़ने का आदेश कब दिया गया, उसके अगले दिन 16 तारीख को, 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को आदेश दिया गया कि तुम चले जाओ यहाँ से। गांधी जी बोले हम तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए रैपिड रिवीजन के लिए तैयार हो आप लोग। चलो नाउ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कूका आंदोलन कहाँ पर में शुरू किया गया था। सिखों के बीच में था ये कूका आंदोलन। तो कहां पर में शुरू किया गया था, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो कूका आंदोलन प्लीज याद रखना। हाँ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब आया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में। कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स पंजाब के अंदर में शुरू हुआ था। हर एक बच्चा कमेंट में जल्दी से स्पीड में आंसर लगाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया फ्रेंड, देखिए बिहार सेकेंडरी टीचर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इसके अंदर में आपको दो चीजें बताई थी कि भाई पहला जो सबसे पहला उनका उद्देश्य था वो क्या था, और दूसरा उद्देश्य क्या था। प्राथमिक उद्देश्य के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्यूरिफिकेशन था उन लोगों का सिख रिलीजन के अंदर में। बाद में जब उनका दमन हुआ तब वो राजनीतिक बना। पहला जो उद्देश्य था वो था प्यूरिफिकेशन, ठीक है। मतलब सिखों के अंदर में धार्मिक सुधार आंदोलन एक तरीके से शुरू हुआ था ये, सुधार, धार्मिक सुधार के रूप में। लेकिन अंग्रेजों की वजह से ये राजनीतिक रूप ले लिया। तो पहला उन्होंने पूछा कि पहला उद्देश्य क्या था, तो भाई प्यूरिफिकेशन था, सिखों के अंदर में धार्मिक सुधार। राखीगढ़ी, कालीबंगान, लोथल कहाँ कहाँ पर में स्थित है ये बता देंगे। ठीक है, तो राखीगढ़ी देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा हरियाणा के अंदर में, ठीक है। कालीबंगान आप लोगों को मिलेगा राजस्थान में, और लोथल आप लोगों को मिलेगा गुजरात में। तो आंसर इसमें से जो भी होगा वो आप लोग मुझे लगा के बताइए। 1855-56 में संथल विद्रोह जो हुआ उसको कौन से नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करेंगे एक बार। जल्दी बताइए, संथल विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। संथल विद्रोह का एक और नाम क्या है वो आप मुझे बताइए। जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रमुख आंदोलन था, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन। तो उनमें दो जो मुख्य भाई थे, जो मेन लीडर्स थे, वो कौन थे। तो वो सिद्धू मांझी, ठीक है, और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। तो आंसर इसका आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सिद्धू और कान्हू। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको। नाउ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कौन सा वाला कथन सही है, सही है पूछा है ना। तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, बिल्कुल सही बात है, और 1875 में की थी। बाद में इसका नाम कौन सी यूनिवर्सिटी पड़ा, आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। किसी द्रव की कुछ विशेषताओं जैसे कि घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए उपकरण का क्या मान। मान लीजिए कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मापनी है उसकी, ठीक है। घनत्व कितना है या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है उसकी, ये मापना है आपने। तो क्या आप मापोगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है ना, हाइग्रोमीटर जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइग्रो, ये आर्द्रता मापने के, ह्यूमिडिटी मापने के काम में आता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता मापने के काम में आता है हाइग्रो, ठीक है। लेकिन हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, ये आप लोगों का डेंसिटी, किसी भी द्रव की
ठीक है, या लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी, घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मापने के काम में आता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, हाइड्रोमीटर। लैक्टोमीटर किस चीज के काम में आता है ये आप मुझे बता देंगे। ठीक है, और क्या था आप लोगों का, कैलिब्रेटर किसके काम में आता है, और अल्केलीमीटर किसके काम में आता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर, इनमें क्या फर्क है एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। एमीटर और वोल्ट मीटर पता करके आना है आप लोगों ने, सभी लोगों ने। ठीक है जी, दूध दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे फ्रेंड्स। जो लॉयल बच्चे हैं वो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जी सर सेशन को लाइक कर दिया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने। और आप सभी लोग जो है मैं आप सभी को बता दूं एक चीज, कि जो बच्चे जो है ना ऑलरेडी अभी सीटेट आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है, और अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो संकल्प टेस्ट जो है आप लोगों की, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे थे कि सर अभी हमारा सीटेट क्लियर हुआ है, ठीक है, हमने सीटेट का आपका बीपीएससी टीआरई 4 का कोर्स भी लिया है, तो प्लीज संकल्प टेस्ट देने का मौका दे दीजिए, चाहे गिफ्ट मत दीजिए। तो उन सभी की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर में संकल्प टेस्ट 1, ठीक है, संकल्प टेस्ट 1 और संकल्प टेस्ट 2, ठीक है, इसको आप लोगों का पेड ऐप के अंदर में जो है फ्रेंड्स आपको ओपन किया जा रहा है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो सीटेट जिनका क्लियर हुआ है वो लोग भी अब देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 5 डेज के लिए टीचिंग परीक्षा के पेड एप्लीकेशन के अंदर में इसको ओपन किया जा रहा है। आप चाहो तो इसको दे सकते हो, जस्ट बिकॉज कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, इस वजह से। तो संकल्प टेस्ट 1 और 2, ठीक है, टीम मुझे एक बार बता देंगे कि कब हो गया है क्या। आदित्य सर एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा मैम से। तो सेकंड नंबर का जो महालनोबिस सेकंड 5 ईयर प्लान था, वो महालनोबिस मॉडल से रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे आप सभी। ओके, और इसके अलावा पीसी महालनोबिस का जन्मदिन जो है वो 29 जून को आता है। इस दिन हम लोग भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सांख्यिकी के जनक भी यही माने जाते हैं। अरे यार क्यों बताया मैंने आपको, नहीं बताया मैंने, कुछ नहीं बताया, आप आंसर करो अभी। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं पढ़ रही नहीं, आप लोग पढ़े ताकि आप लोग आंसर कर सके। आज आप लोगों की याद रखना, आज आप लोगों का 10 बजे जो है फ्रेंड्स 10 PM पे आज आप लोगों की एईडीओ में मोस्ट अश्योर्ड क्वेश्चन की क्लास है। जो एईडीओ में बच्चे जुड़ चुके हैं वो जरूर आ जाइएगा प्लीज क्लास में। ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन प्लीज आ जाना आप लोग भी टाइम से, 10 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, मोस्ट अश्योर्ड क्वेश्चन की क्लास आप लोगों की होंगी एईडीओ के अंदर में। और जो लोग नहीं जुड़े हैं या बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अभी से वो अश्योर्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका पीसी महालनोबिस जो है इनको माना जाता है। अच्छा, सांख्यिकी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे? चलो ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये तो नहीं आ जाएगा ना अभी? हाँ चलो ठीक है, क्योंकि देखो मैं पता चले कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो टीम ने वही क्वेश्चन पीछे मैं आप लोगों के लिए लगा दिया वापस से, बीच बीच में टीम जो है ना आप लोगों को सरप्राइज देते देते, पता है अभी हमारी टीम इतनी हो गई है कि मैं जो उनको अब समझ में आ गया कि दानिश सर अभी कौन सा वाला सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को भी सरप्राइज मिलता है कि यार ये क्वेश्चन भी लगा दिया पीछे से, सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। मतलब आप सोचिए कि यार आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, आपके लिए एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो कंटिन्यूअस पीछे से लगी रहती है कि सर ये भी दे देते बच्चों को, ये भी पढ़ा देते, ऐसा भी कर देते, वैसे भी कर देते। मोस्ट अशोर्ड क्वेश्चन के लिए पूरी टीम लगी पड़ी रहती है। ठीक है, पूरी टीम हमारी, कि सर ये क्वेश्चन जो है ना ये आ सकता है, सर देखिए ये एएसओ में पूछा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, सर देखिए यहाँ पर में डीएसओ के अंदर में आया था ये क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सर 2025 का ये वाला क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स का। ठीक है सर, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए सोचते हैं, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ एडीओ की अशोर्ड वाली क्वेश्चन की जो सीरीज उसको जरूर करना आप लोग। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा जो है कब की थी, 1917 के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग।
तो सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर में स्थित है? तो सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है अमरकंटक, मैकाल श्रेणी में, मकालू श्रेणी में, राजमहल पहाड़ी में, ऊपर में से एक सदी के ऊपर में से एक से कोई नहीं। देखो टीआरई 3 में आया था, ठीक है, कैंसल पेपर में, और 70वीं बीपीएससी में भी आया।